नमस्कार बंधुओं, उत्कर्ष की ऑनलाइन क्लास में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत अभिनंदन है। मैं सहदेव चौधरी आप सभी को नमस्कार करता हूं। प्रत्यय चल रहे थे। प्रत्यय में हम कर्तृवाचक कृदंत प्रत्यय पढ़ चुके थे। कर्तृवाचक कृदंत प्रत्यय में मैंने आपको बताया था, जब किसी क्रिया या मूल धातु के साथ प्रत्यय का प्रयोग किया जाए या प्रयोग करें और वह कर्ता के अर्थ का बोध करा दे, कर्ता के अर्थ में वो प्रयुक्त हो रहा हो, तो उसे कर्तृवाचक कृदंत प्रत्यय कहते हैं। और कर्तृवाचक जो कृदंत प्रत्यय होते हैं वो कोई संज्ञा या विशेषण होता है। जैसे मैंने आपको बताया था, पढ़ना से बना पढ़ाकू, लड़ना से बना लड़ाकू, झगड़ने से बना झगड़ालू। तो ये सब क्या थे? कर्तृवाचक कृदंत प्रत्यय थे। अब जो हम बात करेंगे आगे, वो बात करेंगे इसके दूसरा भेद, कर्मवाचक कृदंत प्रत्यय। अब देखो, कर्मवाचक और कृदंत प्रत्यय और इनका विशेष ध्यान रखना है। एक तो कर्मवाचक कृदंत प्रत्यय का और एक विशेष ध्यान रखना है करणवाचक कृदंत प्रत्यय का। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कर्मवाचक कृदंत प्रत्यय की। कर्मवाचक कृदंत प्रत्यय। देखिए, कर्मवाचक कृदंत प्रत्यय क्या होता है, सबसे पहले इसको समझना। इसमें सबसे पहली बात जो कही गई है वो कही गई है कर्मवाचक, मतलब कर्म का वाचक हो। कर्म का वाचक कैसे? कर्म का विभक्ति चिन्ह या कारक चिन्ह क्या होता है? को होता है। अब इसमें को के अर्थ का बोध होता है, तो यहां कर्म का बोध होगा, को का बोध हो जाएगा, क्योंकि कर्म का ही विभक्ति चिन्ह को होता है। अब इसमें जो सबसे महत्वपूर्ण बात आपको याद रखनी है वो क्या रखनी है कि जब किसी क्रिया या मूल धातु के साथ प्रत्यय का प्रयोग किया जाए और वह कर्म के अर्थ का बोध कराए या को के अर्थ में प्रयुक्त हो, कर्मवाचक कृदंत प्रत्यय कहलाता है। तो देखो, मैं लिख देता हूं, समझना ध्यान से। जैसे मैंने यहां पर लिख दिया कर्म के लिए, कर्मवाचक कृदंत प्रत्यय का बोध कराने के लिए एक शब्द लिखा। जैसे मैंने शब्द लिखा खिलौना। अब ये खिलौना क्या है? कोई संज्ञा है। खिलौना क्या है? संज्ञा है। अब बच्चा खिलौनों को तोड़ देता है, तो खिलौना को तोड़ देता है, तो ये खिलौना किसके अर्थ में आ रहा है? को के अर्थ में। किसके अर्थ में आ रहा है? को के अर्थ में आ रहा है। इसलिए को के अर्थ का बोध कराने के कारण ये क्या है? कोई संज्ञा है, और वो संज्ञा किसके लिए प्रयुक्त हो रही होगी? को के अर्थ में। इसमें जो आपको सबसे ज्यादा कंफ्यूजन होगी वो कर्मवाचक और करणवाचक में होगी। जैसे मैंने खिलौना लिखा, इसी प्रकार मैं थोड़ा सा अंतर बता रहा हूं पहले ही, जिससे आप बाद में कंफ्यूज ना हो कर्म और करणवाचक में। जैसे मैंने लिखा खिलौना, इसी प्रकार मैंने आपसे लिख दिया मेला। अब देखो, दोनों को ध्यान से समझना। एक तो मैंने लिखा खिलौना और एक लिख दिया मैंने मेला। अब वो मेला से किसको लाया है? खिलौने को। मेला से खिलौने को लाया। अब ये को मैं जोड़ रहा हूं विभक्ति के अनुसार, से जोड़ रहा हूं विभक्ति। अब खिलौना लाया कहां से है? मेला से। तो खिलौना कहां से लाया गया? मेला से। अब ये किसके अर्थ में आ रहा है? से के में। और ये लाया किसको है? खिलौना को। ये किसके अर्थ में आ रहा है? को के अर्थ में। तो को के अर्थ में आ रहा है, इसलिए ये क्या होगा? कर्मवाचक। और ये क्या होगा? करणवाचक। तो देखिए, इसमें जो महत्वपूर्ण बात है, करणवाचक बोध कराता है साधन के अर्थ का। किसी कार्य को करने का साधन क्या है? जैसे मैंने लिख दिया ठेला। अब ठेला से मतलब सब्जी बेचता है। ठेला से सब्जी बेचता है। अब किससे बेच रहा है? ठेला से। तो सब्जी बेचने का साधन क्या है? ठेला है नहीं है। खिलौना को खरीदने का साधन क्या है? मेला नहीं है क्या? तो जहां से के अर्थ का बोध होगा वो करणवाचक होगा, जहां को के अर्थ का बोध होगा वो कर्मवाचक होगा। अब ये मत कह देना कि सर सब्जी में तो कर्मवाचक होगा क्या? तो क्या सब्जी क्रिया थोड़ी है? सब्जी एक क्या है? कहां से लाए हैं? सब्जी को बेचने का साधन ठेला है। ये एक उदाहरण बताया है। खिलौनों को किस पे बेच रहा है? वो ठेले पर। तो ये बात ध्यान रखना है। तो साधन के अर्थ का बोध हो रहा हो
तब तो करणवाचक है, और संज्ञा के अर्थ का बोध हो रहा हो तो वहां कर्मवाचक होगा। इस बात का विशेष ध्यान रखना। जैसे मैंने कहा ओढ़नी, अब ओढ़नी क्या है? ओढ़नी को ओढ़ कर नाचेगी, तो किसको ओढ़ के नाच रही है? ओढ़नी को। तो यहां ओढ़नी क्या हो जाएगी? कर्मवाचक। क्या हो जाएगी? कर्मवाचक हो जाएगी, क्योंकि को के अर्थ का बोध करा रहा है। इस प्रकार आपको ध्यान रखना है। अभी जब कर्म के बाद जब करण पढ़ोगे तो दोनों में अंतर में और विस्तार से बताऊंगा, बस इसका ध्यान रखना, क्योंकि सबसे ज्यादा कंफ्यूजन कर्म और करण में ही होती है, क्योंकि ये दोनों ही कर्मवाचक और करणवाचक। कई उदाहरण ऐसे हैं जो कर्म में भी प्रयुक्त हो जाते हैं, करण में भी प्रयुक्त हो जाते हैं। तो बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना, ध्यान रखना है कि साधन के अर्थ का बोध हुआ तो करणवाचक है, संज्ञा के अर्थ का बोध हुआ तो वहां कर्मवाचक है। तो ध्यान देना। तो मैं यहां लिख देता हूं, जब किसी क्रिया या मूल धातु के साथ, जब किसी क्रिया या मूल धातु के साथ प्रत्यय का प्रयोग किया जाए, प्रत्यय का प्रयोग किया जाए, जब किसी क्रिया या मूल धातु के साथ प्रत्यय का प्रयोग किया जाए और वह कर्म, कोष्टक में लिख देता हूं, को के अर्थ का बोध कराए, कर्म के अर्थ का बोध कराए, कर्मवाचक कृदंत प्रत्यय कहलाता है। कर्मवाचक कृदंत प्रत्यय कहलाता है। अब इसमें समझना, उदाहरणों को रटने की कोशिश मत करना, आपको नियम ध्यान रखना है, बहुत आराम से समझ में आएगा, कोई कंफ्यूजन नहीं रहेगी। तो मैंने क्या कहा कि यदि किसी क्रिया या मूल धातु के साथ प्रत्यय का प्रयोग किया जाए और वह किसके अर्थ का बोध करा रहा हो? कर्म के अर्थ का बोध कराए, कर्मवाचक कृदंत प्रत्यय कहलाता है। जैसे समझना, जैसे मैंने यहां लिख दिया, आपको बताया था मैंने, जैसे अभी ओढ़नी, तो ओढ़ना क्या है? क्रिया है। ओढ़ना क्या है? क्रिया है। इस ओढ़ना क्रिया की मूल धातु क्या बची? ओढ़, और इसमें प्रत्यय कौन सा जोड़ दिया? नी। जब मिला के लिखा तो क्या बना? ओढ़नी। अब ये जो ओढ़नी शब्द है, ये ओढ़नी क्या है? साधन है या संज्ञा है? जाहिर सी बात है, संज्ञा है। ओढ़नी को ओढ़ कर नाचेगी, तो ओढ़नी को के अर्थ का बोध हुआ? नहीं हुआ। को के अर्थ का बोध हो रहा है, को के अर्थ का बोध हो रहा है, तो यहां कौन सा होगा? कर्मवाचक कृदंत प्रत्यय होगा। मैंने यहां लिखा सूंघना क्या है? क्रिया है। मूल धातु क्या बची? सूंघ, और इसमें प्रत्यय क्या जोड़ दिया? नी। मूल धातु क्या बची इसकी? सूंघ, और इसमें प्रत्यय क्या जोड़ दिया? नी। जब मिला के लिखा तो क्या बना? सूंघनी। अब सूंघनी क्या है? सूंघनी नस्वार होती है। सूंघनी नस्वार होती है। आपने देखा होगा, जो पंजाब या हरियाणा वाले क्षेत्र में ज्यादा होता है इसका सेवन, तो वहां की जो महिलाएं होती हैं वो क्या करती हैं? एक छोटी सी वो रखती हैं पैकेट, और उसमें क्या है? एक सूंघनी नस्वार रखती हैं, उसको ऐसे चुटकी में भरती हैं और ऐसे नाक से सूंघती हैं, जिससे क्या हो जाता है? नशा हो जाता है।
उस सूंघनी नसवार को सूंघने से क्या हो जाता है, नशा, नशा हो जाता है। तो वो किसको सूंघ के नशा कर रही है, सूंघनी को। तो ये सूंघनी किसके अर्थ का बोध करा रहा है, ये सूंघनी शब्द किसके अर्थ में प्रयुक्त हो रहा है, को के अर्थ में। तो नशा किसको सूंघ के हुआ, सूंघनी को। क्या है सूंघनी, संज्ञा है। ओढ़नी को ओढ़ के नाच रही है, सूंघनी को सूंघ के नशा हो रहा है उसको, तो सूंघनी संज्ञा है, ओढ़नी भी क्या है, संज्ञा है। आगे समझो इसी प्रकार, जैसे मैंने लिखा ओढ़नी, सूंघनी, इसी प्रकार और होता है। जैसे पैरना क्या है, क्रिया है, पैरना क्या है, क्रिया है। अब इसकी मूल धातु क्या बची, पैर, और प्रत्यय क्या जोड़ा, ओनी। क्या हो रही है, पैरोनी हो रही है। तो पैरोनी हो रही है मतलब होता है, आपने देखा होगा भाई बहन के लिए पैरोनी करता है, नहीं करता, पैरोनी होती है नहीं होती। तो वो किसको उड़ाता है वहां पर, जैसे शादी के समय पर भाई अपनी बहन के लिए ओढ़नी लेके जाता है, चुनरी लेके जाता है, पैरोनी करता है। तो पहरना क्रिया है और ओनी प्रत्यय जोड़ दिया, क्या बना, पैरोनी। तो ये पैरोनी संज्ञा के अर्थ का बोध करा रहा है, ठीक है ना, पैरोनी कर रहा है वो। तो ये किसके लिए प्रयुक्त हो रहा है, कर्मवाचक के रूप में। किसके रूप में आ रहा है, कर्मवाचक के रूप में। तो ओढ़ना से बना ओढ़नी, सूंघना से बना सूंघनी, पैरना से बना पैरोनी। इसी प्रकार देखो, खेलना क्या है, खेलना क्या है, क्रिया है। और खेलना में क्या बचा, मूल धातु क्या होती है, खेल, और इसमें प्रत्यय क्या जोड़ा, ओना, मिला के लिखा तो क्या बना, खिलौना। क्या बना, खिलौना। अब ये खिलौना क्या है, संज्ञा नहीं है क्या, तो खेलना से खेल मूल धातु है, ठीक है ना, ओना प्रत्यय, खेल धन ओना, क्या बनेगा, खिलौना, ठीक है ना। अब मैंने आपको इसके बारे में अभी समझाया था कि वह बाजार से क्या लाया, खिलौना। किसको लाया है, खिलौना को। कहां से लाया, बाजार से। किससे बेच रहा है, ठेला से। क्या बेच रहा है, खिलौना। खिलौना संज्ञा है, ठेला उसका माध्यम है। तो इस प्रकार ध्यान रखना। तो खेलना क्या बन गया, खिलौना बन गया। तो ओढ़नी, सूंघनी, पैरोनी, खिलौना, इसी प्रकार और समझना। अब देखो एक बहुत अच्छा उदाहरण लिख रहा हूं, समझना इसमें ध्यान से। मैंने एक शब्द लिखा जैसे चाटना। अब चाटना क्या है, क्रिया है। चाटना क्या है, यहां क्रिया है, और इसमें से ना हटा दिया तो मूल धातु बची चाट। अब चाट में फिर हमने प्रत्यय जोड़ा ना, क्या बना, चाटना। अब वो किसको चाट रहा है, तो उसको चाट रहा है, किसको। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। अब चाटना क्रिया से, ठीक है ना, मूल धातु क्या बची, मान लो चाट, ठीक है ना। बहुत अच्छा महत्वपूर्ण उदाहरण, इसको समझा। और इसमें प्रत्यय क्या जोड़ दिया, नी, मिला के लिखा तो क्या बना, चटनी बना। अब ये चटनी कर्मवाचक होगा या करणवाचक होगा, ये बात महत्वपूर्ण है। आपसे ऐसे थोड़ी देगा, आपसे तो सीधा पूछेगा कि चटनी शब्द में प्रत्यय है, कर्मवाचक कृदंत प्रत्यय, करणवाचक कृदंत प्रत्यय, भाववाचक कृदंत प्रत्यय या कर्तृवाचक कृदंत प्रत्यय। तो फिर क्या उत्तर होगा, तो अब समझो, ध्यान से समझाओ इसका। चटनी, अब आप रोटी किससे खाते हो, चटनी से। अब रोटी खाने का साधन क्या है, चटनी। तो ये चटनी साधन के अर्थ में आ रहा है, नहीं आ रहा, तो साधन के अर्थ में आ रहा है, इसलिए ये किस में आएगा, करणवाचक में। क्योंकि रोटी को खाया जा रहा है, रोटी कर्म है, चटनी साधन है। तो रोटी किससे खा रहा है वो, चटनी से। तो ये से के अर्थ में आ रहा है। ये बहुत महत्वपूर्ण बातें हैं, इतना ये सब बातें आपको पता होना बहुत जरूरी है, क्योंकि इनमें बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होती है। कई किताबों में ये आपको कर्म में मिलेगा लिखा हुआ, कई में ये करणवाचक में लिखा मिल जाएगा। तो आपको बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना, ध्यान रखना है कि ये देख लेना बस कि वो साधन के अर्थ में प्रयुक्त हो रहा है या कर्म के अर्थ में। तो यहाँ चटनी तो किसके अर्थ में आ रही है,
साधन के अर्थ में आ रही है, इसलिए आपको इसका विशेष ध्यान रखना है, बिल्कुल भी इससे कंफ्यूज नहीं होना है, क्योंकि इनसे बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होती है और ये बहुत ज्यादा पूछा जाता है, इसलिए मैंने आपको बता दिया है, ठीक है ना। सूंघना सूंघनी नस्वार करा दिया, ओढ़ना ओढ़नी करा दिया, पैरोना पैरोनी करा दिया, खेलना से खिलौना बना दिया, ठीक है ना। अब समझना ध्यान से, ठीक है। कई बार ये चीज आपको ध्यान भी रखनी है, जैसे एक शब्द होता है छलनी, एक होता है चलनी। चलनी और छलनी दोनों एक ही होते हैं, जो आटा छानने का काम आती है, चाय छानने का काम आती है, उसको चलनी या छलनी कह देते हैं। लेकिन ध्यान रखना, आटा छानने का साधन क्या है? छलनी या चलनी। चाय छानने का साधन क्या है? छलनी। इस प्रकार आपको ध्यान रखना है। तो साधन के अर्थ का बोध हो जाए तो ये आपको उदाहरण समझ आ गए होंगे। ये कुछ महत्वपूर्ण उदाहरण है जिनका ध्यान रखना है। अब देखो, एक बात ध्यान से समझना, मैंने एक शब्द लिख दिया यहां बेलन। अब ये बेलन किस में आएगा? बेलन जो शब्द है ये किस में आएगा? कई चीज इसमें आपको ध्यान रखनी है। कई जगह आपको बेलन का ऐसे लिखेगा, मिलेगा बेल दन ने, कई जगह मिलेगा बेल दन अन। लेकिन ध्यान रखना, प्रत्यय की विशेषता ये भी है कि जब आप किसी शब्द में प्रत्यय जोड़ रहे हो तो अधिकांशतः, कुछ ही उदाहरणों को छोड़कर अधिकांशतः प्रथम शब्द का अंतिम स्वर का हो जाता है लोप, और दूसरे शब्द का जो प्रथम स्वर है उसमें जुड़ के, जैसे कि बना बेलन। तो बेलन में कई जगह आपको नए प्रत्यय लिखा मिलेगा, कई जगह नए प्रत्यय ही लिखा मिलेगा। तो बेलन में बेलना क्रिया है, बेल मूल धातु है, अन प्रत्यय। अब आप रोटी किससे बेलते हो? किससे बेलते हो रोटी? बेलन से। तो रोटी बेलने का साधन क्या है? बेलन नहीं है क्या? रोटी बेलने का साधन है नहीं है? बिल्कुल बेलन हो गया। ऐसे ही मैंने आपसे जैसे कहा फूंकनी, अब फूंकना क्रिया है, फूंकना क्रिया में से जब ना हटाया तो फूंक मूल धातु बची, इसमें नी जोड़ दिया। अब आग जलाने का साधन क्या है? आग जलाने का साधन क्या है? फूंकनी है। तो ये किसके अर्थ में आ रहा है? किसके अर्थ में प्रयुक्त हो रहा है? ये फूंकनी आपका किसके में? साधन के अर्थ में आ रहा है, इसलिए कर्णवाचक कृदंत प्रत्यय होगा। तो आपको इनका विशेष ध्यान रखना है, इसलिए मैं आपको बता रहा हूं आगे कर्णवाचक कृदंत प्रत्यय। फिर इसमें आपको अंतर ध्यान रखना है। तो इसका अगला है कर्णवाचक कृदंत प्रत्यय। कर्णवाचक कृदंत प्रत्यय। अब ऐसे हैं ये शब्द कई जो करण में भी प्रयुक्त हो जाते हैं और कर्ण में भी। जैसे मैंने आपको अभी बताया था ना, जैसे चटनी, तो कई जगह चटनी आपको कर्म में भी मिल जाएगा और करण में भी। तो आपको तो ध्यान रखना है, यदि विकल्प में दोनों दे रहे हैं तो साधन के अर्थ में आ रहा है या संज्ञा के अर्थ में, इस बात का ध्यान रखना है। तो देखिए कर्णवाचक कृदंत प्रत्यय क्या होगा? जब किसी क्रिया या मूल धातु के साथ, जब किसी क्रिया या मूल धातु के साथ, जब किसी क्रिया या मूल धातु के साथ प्रत्यय का प्रयोग किया जाए, प्रत्यय का प्रयोग किया जाए और वह साधन के अर्थ का बोध कराए, साधन के अर्थ का बोध कराए, साधन के अर्थ का बोध कराए, अर्थात
करण कारक के अर्थ में प्रयुक्त हो, करण कारक के अर्थ में। अब करण कारक का विभक्ति चिन्ह क्या होता है? से। करण कारक के अर्थ में प्रयुक्त हो, प्रयुक्त हो करणवाचक कृदंत प्रत्यय कहलाता है। करणवाचक कृदंत प्रत्यय कहलाता है। अब देखो, इसमें आपको मैं पहले ही कह चुका हूं, समझने में थोड़ी सी कठिनाई होगी। इसमें आपको कम समझ में आ रहा होगा कर्म में और करण में, क्योंकि ये समान से होते हैं। तो मैं पहले कह रहा हूं इस बात को कि इसमें आपको थोड़ी सी असुविधा होगी, समस्या आएगी। कैसे समझना है ये बात ध्यान देना। जैसे मैंने कहा शब्द लिख दिया मैंने बेलन। अब इस बेलन शब्द में बेलना क्रिया है। बेलना क्या है? क्रिया है। बेलना क्रिया में से हमने क्या किया? ना हटाया, तो बेल मूल धातु हुई, अन उसमें प्रत्यय जोड़ दिया, मिला के लिखा तो क्या बना? बेलन बना। तो बेल दन अन, ध्यान रखना, न लिखा मिलेगा कई जगह आपको। बेलन में पूछता है, बेलन में प्रत्यय है तो अन प्रत्यय है। कैसे? देखो, अब इस शब्द का अंतिम स्वर ए है और इसकी शुरुआत कैसे हो रही है? ऐसे। तो इसके अंतिम स्वर का हो जाएगा लोप और ये ए मिलके पूरा बन जाएगा बेलन। तो बेलन में ध्यान रखना अन प्रत्यय होता है। अब इसमें बेलन को हम करणवाचक में क्यों रख रहे हैं, कर्म में क्यों नहीं रखा? क्योंकि बेलन रोटी बेलने का साधन है। यहां किसके अर्थ का बोध होगा? साधन के अर्थ का। किसके अर्थ का बोध होगा? साधन के अर्थ का। तो रोटी बेलने का साधन क्या है? बेलन है, इसलिए क्या है? ये कर्णवाचक है। ऐसे ही अभी मैंने आपको बताया था फूंकनी, मैंने यहां लिख दिया फूंकनी। अब फूंकना क्या है? क्रिया है। फूंकना में से ना हटा दिया, मूल धातु क्या बची? फूंक, और उसमें प्रत्यय क्या जोड़ दिया? नी, मिला के लिखा तो क्या बना? फूंकनी बना। अब यहां आपको ये बात पता होना चाहिए कि आग जलाने का साधन क्या है। जैसे आग बुझ जाती है तो फूंकनी के माध्यम से उसे फूंक देकर क्या किया जाता है? जीवित किया जाता है, जलाया जाता है। तो फूंकनी किसका साधन है? आग जलाने का। इसी प्रकार समझना, जैसे मैंने कहा कतरनी, और कतरनी आप सब अच्छे से जानते हो, कैंची को कहते हैं। अब कतरनी में कतरना क्रिया है, ना हटा दिया, मूल धातु क्या बची? कतर, इसमें प्रत्यय क्या जोड़ दिया? नी। अब कतरनी क्या है? कागज काटने का या बाल काटने का साधन है। तो ये साधन के अर्थ में आ रही है, नहीं आ रही? बाल काटने का, या मैं कहूं कागज काटने के लिए आप किसका प्रयोग करते हो? कतरनी का। कतरनी कहते हैं कैंची को। तो ये कतरनी साधन के अर्थ में प्रयुक्त हो रही है, नहीं हो रही? यहां पर बेलन साधन के अर्थ में आ रहा है, नहीं आ रहा? फूंकनी साधन के अर्थ में आ रही है, नहीं आ रही? वैसे ही मैंने यहां लिख दिया चलनी, या छलनी भी कह देते हैं इसको, चलनी या छलनी। अब इसमें छलना और छलना में छल मूल धातु हुई, प्रत्यय जोड़ दिया नी, मिला के लिखा तो क्या बना? छलनी। आटा छानने का साधन क्या है? छलनी कह देते हैं इसको, छननी भी कह देते हैं। तो छानना क्रिया है, छान मूल धातु हो गई, नी प्रत्यय जोड़ दिया, छननी बन गया। छलनी भी कह देते हैं इसको, चलनी भी कह देते हैं इसको, छननी भी कह देते हैं, ध्यान रखना। तो आटा छानने का साधन क्या है? छलनी। चाय छानने का साधन क्या है? चलनी या छलनी। तो ये साधन के अर्थ में आ रहे, नहीं आ रहे? ध्यान रखना। इसी प्रकार और समझो, मेला, ध्यान देना, इसको समझना। मेला, अब देखो मेला में जैसे मैंने लिखा है यहां मेला, मिलना क्या है? क्रिया। मिलना से बना मूल धातु बन गई मिल, और मिल का बन जाता है मेल।
अब मेल धन आ, प्रत्यय क्या जोड़ दिया इसमें आ, मेल धन आ, मेला। अब देखो आप कोई भी सामान खरीद रहे हो, वो कहां से खरीद रहे हो? मेला से। मिलने का साधन क्या है? कोई भी सामान लोगे आप कहां से लोगे? मेला से। आप जैसे मान लो स्कूटर लेके आए बच्चे के लिए, तो आपसे पूछेगा कि भाई स्कूटर कहां से लाए हो? मेला से। तो स्कूटर क्या है? कर्म है, और लाए कहां से हो? मेला से। तो ये किसका बोध करा रहा है? साधन का। तो वहां पर साधन मिलता है, तो साधन एक जगह इकट्ठे कर लिए जाते हैं और फिर उनको बेचते हैं। तो मिलने का साधन क्या है? मेला। आगे समझना, मैंने लिख दिया ठेला। मैंने क्या लिखा है? ठेला। अब आप कुछ भी बेच रहे हो, मान लो जैसे मैंने कहा सब्जी बेचने का साधन क्या है? ठेला है। तो ठेलना क्रिया है, ठेल मूल धातु हो गई। ठेलना मतलब होता है धक्का देना, और ठेला को धक्का देके ही तो चलाया जाता है। तो ठेल मूल धातु हो गई, और इसमें प्रत्यय जोड़ दिया आ। जब मिला के लिखा तो क्या बना? ठेला। अब आप सब्जी किससे बेच रहे हो? आलू किससे बेच रहे हो? प्याज किससे बेच रहे हो? ठेला से। कोई भी सामान आपने खरीदा किससे खरीदा है? ठेला से। तो ये किसके अर्थ का बोध करा रहा है? साधन के अर्थ का। किसके अर्थ में प्रयुक्त हो रहा है? साधन के अर्थ में। तो मेला हो या ठेला हो, ये किसका बोध करा रहे? साधन के अर्थ का बोध करा रहे हैं। तो इसका भी विशेष ध्यान रखना है। इसी प्रकार और समझना, जैसे हम कहते हैं ना कई बार खुरचना या खुरचन। अब खुरचन शब्द लिख दिया जैसे मैंने, अब खुरचना तो होती है क्रिया, और खुरचन बना दिया। तो खुरचना में से खुरच, तो खुरच, खुरच धन अन, खुरचन। अब आय का लोप होके ये ए जुड़ के खुरचन बनेगा। अब ये खुरचन क्या होती है? किसे कहते हैं? खुरचन। खुरचन या खुरचना। आप देखो, जैसे आपने देखा होगा, अभी तो नहीं, अभी तो क्या है कि बहुत कम होता है ऐसा। पहले एक मिट्टी की कठौती होती थी, खटौटी या कठौती कहते थे उसको। उसमें क्या किया जाता? आटा गूंदा जाता था। आटा गूंदने के बाद में जब रोटी बन जाती थी तो फिर उसमें पानी डाल के फिर उसको खुरचते थे, जो उसमें आटा चिपक जाता था। या आपने दूध गर्म किया, दूध गर्म करने के बाद में उसमें जो नीचे मिलाई जमी रह जाती है, तो उसको किससे खुरचते हो? खुरचन से। तो मिलाई खुरचने का या आटे को खुरचने का साधन क्या है? खुरचन या खुरचना भी कह देते हैं इसको। तो ये साधन के अर्थ का बोध करा रहा है, नहीं करा रहा? मैंने आपसे जैसे अभी कहा था चाटना, और चाटना से बना चटनी। अब ये कर्म में भी प्रयुक्त हो जाती है चटनी, और कर्म में भी और कर्ण में भी, दोनों में आ जाती है। तो चाटना क्या है? क्रिया, और उसमें प्रत्यय क्या जोड़ दिया? नी। अब आप मान लो आप क्या खा रहे हो, अब आपके मुंह में पानी और आ जाएगा, मैं नए नए नाम लूंगा। तो आप क्या खा रहे हो? जैसे कोई भी चीज खा रहे हो, कोई भी चीज, उसमें कुछ भी ले लो। जैसे आप चटनी से क्या क्या खाते हो? बहुत सारी चीजें। अब उसको खाने का साधन क्या है? चटनी है। किससे खा रहे हो? चटनी से। तो उसे खाने का, जिस चीज को खा रहे हो वो तो कर्म है, और जिससे खा रहे हो वो क्या है? चटनी। तो उसे किससे खा रहे हो? चटनी से। तो उसे खाने का साधन चटनी हुई, नहीं हुई? तो ये साधन के अर्थ में आ रही है, नहीं आ रही? तो ध्यान जो रखना है वो किसका रखना है? साधन के अर्थ का। तो खुरचन, चटनी, ठीक है ना? आगे और समझना, जैसे मैंने आपसे कहा झाड़ू। अब झाड़ू क्या है? सफाई का साधन है या नहीं है? आपने घर की सफाई करी। सफाई किसकी की है? घर की। किससे करी है? झाड़ू से। तो झाड़ू घर सफाई का साधन हुआ, नहीं हुआ? तो झाड़ना तो क्या हो गई? क्रिया। झाड़ क्या हो गई? मूल धातु, और इसमें प्रत्यय क्या जोड़ दिया? उ। मिला के लिखा तो क्या बना? झाड़ू बना। वैसे ही मैंने लिखा ढक्कन, मैंने यहां लिख दिया ढक्कन। अब किसी चीज को आप ढक रहे हो, ढक रहे हो उसे, जिसको ढक रहे हो वो तो कोई वस्तु होगी या कोई संज्ञा होगी। अब ढक किससे रहे हो? ढक्कन से। तो ढकने का साधन क्या है? ढक्कन है या नहीं है? तो ढकना क्या है? क्रिया। ढक क्या हो गई? मूल धातु, और इसमें प्रत्यय क्या जोड़ दिया? अन।
मिला के लिखा तो क्या बना, ढक्कन बना। तो ये ढकने का साधन है नहीं है, ये झाड़ने का साधन है या नहीं है, ये किसी चीज को खाने का साधन है या नहीं है, ये खुरचन किसी चीज को खुरचने का साधन है या नहीं है, ये किसी चीज को बेचने का माध्यम है या साधन है या नहीं है। वैसे ही कोई सामान ला रहे हो तो सामान को लाने का साधन क्या, मेला से। तो ये सब किसके अर्थ का बोध करा रहे हैं, ये किसके अर्थ में प्रयुक्त हो रहे, साधन के अर्थ में। किसके अर्थ में प्रयुक्त हो रहे, साधन के अर्थ में। तो इसमें कौन सा होगा, ध्यान रखना, ठीक है ना। आ गया समझ में, कोई कंफ्यूजन नहीं होगी, बस ध्यान रखना है। यदि कोई संज्ञा के अर्थ में प्रयुक्त होगा तो कर्मवाचक होगा, यदि साधन के अर्थ में प्रयुक्त होगा तो करणवाचक कृदंतबद्ध होगा, क्योंकि क्रिया से बन रहा है। तो इन बातों का आपको विशेष ध्यान रखना है। बहुत महत्वपूर्ण उदाहरण होते हैं जिनका आपको ध्यान रखना है और पता होना चाहिए। तो ये हो गया आपका करणवाचक। अगला जो महत्वपूर्ण भेद है चौथा, वो होता है भाववाचक, भाववाचक कृदंत प्रत्यय। नाम से पता लग रहा होगा, जो भाव के अर्थ का बोध कराए। तो जब किसी क्रिया या मूल धातु के साथ प्रत्यय का प्रयोग करे और वह भाव के अर्थ का बोध करा दे, उससे भाव के अर्थ का बोध हो रहा हो तो उसे भाववाचक कृदंत प्रत्यय कहते हैं। अब कैसे समझना, मैं एक ही मूल धातु से दो उदाहरण बताऊंगा, समझ में आएगा। जैसे मैंने यहां लिख दिया उदाहरण में, एक ही क्रिया है जैसे पढ़ना, और पढ़ना की मूल धातु हमने बना दी यहां ना हटा के पढ़। अब इस पढ़ से दो उदाहरण बनेंगे, एक तो पढ़ाकू और एक पढ़ाई, ये दो बन गए। एक तो पढ़ाकू और एक बन गया पढ़ाई। अब इसको ध्यान से समझना। अब पढ़ाना, पढ़ाकू और पढ़ाई, ये दो शब्द बने एक ही मूल धातु पढ़ से। अब समझना, इसमें क्रिया क्या थी, पढ़ना, ना हटा दिया, क्या शेष रहा, पढ़। पढ़ से एक तो बना पढ़ाकू और एक पढ़ाई। अब पढ़ाकू कौन है, बच्चा। पढ़ाकू कौन है, बच्चा। क्या कर रहा है वो, पढ़ाई कर रहा है। तो पढ़ाकू तो क्या हो गया, कर्ता, क्योंकि बच्चा है पढ़ाकू, और कर क्या रहा है, पढ़ाई। ये क्या हो गया, भाव हो गया। तो पढ़ना से पढ़ाकू तो कर्तृवाचक कृदंत प्रत्यय बना और पढ़ाई भाव बना, तो भाववाचक कृदंत प्रत्यय हो गया। वैसे ही लड़ना क्या है, क्रिया है, मूल धातु क्या बची, लड़। अब इस लड़ से क्या बन रहा है, एक तो लड़ाकू और एक बना लड़ाई। अब लड़ाकू कौन है, विमान है, तो लड़ाकू तो क्या होगा, यहां पर कर्ता होगा। लड़ाकू तो क्या हो गया, कर्ता। और लड़ाई क्या है, लड़ाई क्या होगा, यहां पर भाव हो जाएगा। लड़ाई क्या है, भाव है, क्योंकि लड़ाई क्या होती है, भाव होती है। तो जैसे पढ़ना से बना पढ़ाई और पढ़ाकू, वैसे ही लड़ना से बना लड़ाई और लड़ाकू। तो पढ़ाई और लड़ाई भाव होते हैं, पढ़ाकू और लड़ाकू ये कर्ता होते हैं, क्योंकि किसी संज्ञा के लिए प्रयुक्त हो रहे हैं, किसी कर्ता का बोध करा रहे हैं। जैसे झगड़ना से, अब झगड़ना शब्द से दो बनेंगे, एक तो झगड़ा, झगड़ा भाव है, और झगड़ालू कोई व्यक्ति है, और कोई व्यक्ति है इसका मतलब कर्ता है, कर्ता है इसका मतलब कर्तृवाचक कृदंत प्रत्यय होगा। तो इसका विशेष ध्यान रखना, भाववाचक बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। इसको कैसे समझोगे, तो मैं थोड़ा सा पहले लिख दूं जिससे कि आपको ये सुविधा रहे। तो देखो मैं लिख रहा हूं, जब किसी क्रिया या मूल धातु के साथ, जब किसी क्रिया या मूल धातु के साथ प्रत्यय का प्रयोग किया जाए, प्रत्यय का प्रयोग किया जाए,
प्रयोग किया जाए और वह भाव के अर्थ का बोध कराए, भाव के अर्थ का बोध कराए, भाववाचक कृदंत प्रत्यय कहलाता है। भाववाचक कृदंत प्रत्यय कहलाता है। अब इसमें देखो ध्यान से समझना, किसी क्रिया या मूल धातु के साथ प्रत्यय का प्रयोग किया जाए और वह भाव के अर्थ का बोध कराए, भाववाचक कृदंत प्रत्यय कहलाता है। जैसे समझना, जैसे क्रिया लिख दी मैंने पढ़ना, मूल धातु क्या है पढ़, प्रत्यय क्या जोड़ दिया इसमें आई, पढ़ना पढ़ धन आई, क्या बना पढ़ाई। पढ़ाई क्या है भाव है, पढ़ाई क्या होता है भाव होता है। वैसे ही लड़ना क्रिया है, लड़ मूल धातु हो गई, आई प्रत्यय जोड़ दिया, मिला के लिखा तो क्या बना लड़ाई। लड़ाई क्या है भाव है, लड़ाई क्या होता है भाव होता है। जैसे पढ़ना से बना पढ़ाई, लड़ना से बना लड़ाई, इसी प्रकार। और समझना, चढ़ना क्या है क्रिया है, मूल धातु क्या बची चढ़, और इसमें प्रत्यय क्या जोड़ दिया आई, मिला के लिखा तो क्या बना चढ़ाई। अब चढ़ाई क्या है भाव है, चढ़ाई क्या है भाव है। जैसे चढ़ाई लिखा वैसे ही एक शब्द लिखा मैंने घूमना, शब्द क्या लिखा घूमना। अब घूमना में से ना हटा दिया तो क्या बचा घूम, और इसमें प्रत्यय क्या जोड़ दिया मैंने आव, मिला के लिखा तो क्या बना घुमाव बना। अब घुमाव क्या है भाव ही तो होता है, घुमाव क्या है भाव है। लड़ाई पढ़ाई चढ़ाई घुमाव, जैसे घुमाव बना वैसे ही चुनना एक क्रिया होती है चुनना। चुनना क्या है क्रिया है, और चुनना में से जब ना हटाया तो क्या शेष बचा चुन, और इसमें प्रत्यय क्या जोड़ दिया आव, जब इसको मिला के लिखा तो क्या बना चुनाव बना। और चुनाव क्या होता है भाव होता है, चुनाव क्या होता है भाव होता है। किसी को चुनने का भाव है तो चुनाव में कौन सा होगा भाववाचक कृदंत प्रत्यय होगा। तो चुनना से क्या बना चुनाव, घूमना से क्या बना घुमाव, ठीक है ना। इसी प्रकार और समझना, मिलना क्या थी क्रिया, मिलना क्या है क्रिया है। बहुत अच्छा उदाहरण है, इसको इसलिए लिख रहा हूं ध्यान देना। मूल धातु क्या रही इसमें मिल, मूल धातु क्या होगी मिल। मैं पहले कह चुका हूं इसमें संधि नियम नहीं लगता। अब मिल में ए प्रत्यय जोड़ा तो मिलना से मिल और ए प्रत्यय जोड़ के क्या बनाया मेल बना। तो मेल क्या है भाव होता है, मेल क्या है भाव होता है, कहते हैं ना मेल मिलाप। तो मिलना से मेल बन गया, जैसे मेल बना वैसे ही मैंने यहां लिख दिया मिलना क्रिया से ही मिलना क्रिया है। इसमें मिल क्या हो गई मूल धातु, प्रत्यय क्या जोड़ा आप, मिला के लिखा तो क्या बना मिलाप। तो मेल मिलाप क्या होता है भाव होता है नहीं होता। तो देखो मिल में ए का लोप होके आ मिला, मिलाप बना। तो प्रथम शब्द का अंतिम स्वर का लोप हो जाता है और दूसरे शब्द का प्रथम स्वर उसमें जुड़ जाता है। ऐसे बहुत सारे उदाहरण आएंगे, अभी पहले इनको समझना। तो चुनना से चुनाव, मिलना से मेल, ठीक है ना। इसी प्रकार मिलना से मिलाप हो गया। एक उदाहरण है, ध्यान से रखना समझना।
ढीठ, और ढीठ से बनता है ढिठाई। ये पूछा गया है। ढिठाई क्या है? भाव होता है। ढीठना, ढीठना मतलब होता है किसी को तासना, तो ढीठ से बनता है ढिठाई। अब देखो इसमें समझना, खोदना क्या है? क्रिया। खोदना क्या है? क्रिया है। अब इसमें मूल धातु क्या बची? खोद। प्रत्यय क्या जोड़ दिया इसमें? आई। जब मिला के लिखा तो क्या बना? खुदाई। खुदाई क्या है? भाव होता है। खुदाई क्या होता है? भाव होता है। तो खोदना से क्या बना? खुदाई। मिलना से क्या बना? मेल। मिलना से क्या बना? मिलाप। इसी प्रकार आप ध्यान रखना और समझना। जैसे मैंने कहा आपसे, ध्यान देना, बहुत महत्वपूर्ण उदाहरण है। जैसे एक उदाहरण कई बार पूछा भी गया है पेपर में, और इसका विशेष ध्यान रखना, क्योंकि बहुत महत्वपूर्ण होते हैं ये, परीक्षाओं में पूछे जाते रहते हैं। जैसे मैंने आपसे कहा, दिखाना क्या है? क्रिया। दिखाना क्या है? क्रिया। अब दिखा रह गया, आ हटा दिया इसमें से, तो दिखा, और प्रत्यय जोड़ दिया आवा, मिला के लिखा तो क्या बन गया? दिखावा। अब दिखावा क्या होता है? भावी तो होता है। दिखाना क्रिया में से दिखा मूल धातु हो गई, आवा प्रत्यय जोड़ा तो क्या बना? दिखावा। इसी प्रकार बुलाना क्या है? क्रिया है। क्रिया क्या है? बुलाना। ना हटा दिया तो क्या बचा? बुला। प्रत्यय क्या जोड़ दिया इसमें? आवा, क्या बना? बुलावा। अब बुलावा क्या है? भाव है। भूलना से भूल, भूल क्या है? भाव है। तो भूलना से बन जाएगा भूल, या भूलना से बुलावा। तो भूलना क्या है? क्रिया है। मूल धातु क्या बची? भूल। देखो इसमें एक भूल से ही बनाएंगे, और इसमें प्रत्यय क्या जोड़ दिया? ए। अब देखो भूल में ए प्रत्यय जोड़ा तो भूल में आने वाले ए का लोप हो गया, इस ए को जोड़ दिया गया, मिला के लिखा तो क्या बना? भूल ही बना। और भूल क्या है? एक भाव होता है। दिखावा क्या है? एक भाव है। मिलाप क्या है? एक भाव है। खुदाई क्या है? एक भाव है। तो ये किसका बोध करा रहे हैं? भाव का बोध करा रहे हैं। ठीक है ना? जैसे एक शब्द लिखा मैंने, गड़गड़ाना। शब्द लिखा मैंने गड़गड़ाना, बादल गड़गड़ाहट कर रहे हैं। अब गड़गड़ाना, अब गड़गड़ाना में से क्या हटा दिया? ना, तो क्या बचा? गड़गड़ा। प्रत्यय क्या जोड़ दिया इसमें? आहट। मिला के लिखा तो क्या बन गया? गड़गड़ाहट। और गड़गड़ाहट क्या है? भाव है। गड़गड़ाहट क्या है? भाव है। गड़गड़ाहट, गड़गड़ाहट। और गड़गड़ाहट क्या होता है? भाव होता है। तो इसमें गड़गड़ाना क्रिया में से हमने ना हटा के गड़गड़ा शेष छोड़ दिया मूल धातु, इसमें आहट प्रत्यय जोड़ के क्या बना दिया? गड़गड़ाहट। वैसे ही मुस्कुराना क्या है? क्रिया है। मुस्कुराना, मुस्कुराना होता है। ध्यान रखना, कई जगह मुस्कुराना लिखा मिलेगा, कुछ जगह मुस्कुराना, दोनों लिखे मिलते हैं। मुस्कुराहट होता है, मुस्कुराना होगा, ये ध्यान रखना। तो मुस्कुराना क्रिया है। मूल धातु क्या बची इसकी? मुस्कुरा। मुस्कुरा। प्रत्यय क्या जोड़ दिया इसमें? आहट। जब मिला के लिखेंगे तो क्या बनेगा? मुस्कुराहट। मुस्कुराहट। मुस्कुराहट क्या है? भाव होता है। मुस्कुराना से बना मुस्कुरावट। वैसे ही जैसे मुस्कुराहट बना, वैसे ही मैंने लिख दिया, मान लो यहां क्रिया है थकना। थकना क्या है? क्रिया है। और थकना में से जब ना हटाएंगे तो क्या बचेगा? थक बच जाएगा, थक। और इसमें प्रत्यय क्या जोड़ दिया? आहट, या आवट, सॉरी, आवट। मिला के लिखा तो क्या बना? थकावट। अब थकावट क्या है? भाव नहीं है क्या?
थकना से क्या बना, थकावट। चिल्लाना क्रिया है और चिल्लाना में आहट प्रत्यय जोड़ा तो क्या बना, चिल्लाहट बना। तो मुस्कुराना में आहट प्रत्यय जोड़ा तो मुस्कुराहट। थकना में आवट प्रत्यय जोड़ा तो क्या बना, थकावट। अब और समझना आप इसमें महत्वपूर्ण ध्यान से। तो ये सब कर रहे हैं, किसका बोध करा रहे हैं। जैसे मैंने लिखा घबराना, नहीं है क्या इसमें, नहीं है। घबराना क्या है, क्रिया है। क्रिया क्या है, घबराना। समझना इसको, यहां लिख दिया मैंने घबराना, और घबराना क्या है, क्रिया। अब घबराना में से जब ना हटा दिया तो क्या बचा, घबरा। प्रत्यय क्या जोड़ दिया मैंने इसमें, आहट। जब इसको मिला के लिखा तो क्या बना, घबराहट। कहते नहीं कि मुझे बहुत घबराहट हो रही है। घबराहट क्या होता है, भाव होता है। जैसे थकना से बना थकावट, वैसे ही घबराना से क्या बना, घबराहट। मुस्कुराना से क्या बना, मुस्कुराहट। तो ये सब किसका बोध करा रहे हैं, भाव के अर्थ का। तो जब किसी क्रिया या मूल धातु के साथ प्रत्यय का प्रयोग किया जाए और वह भाव के अर्थ का बोध करा दे तो उसे क्या कहते हैं, भाववाचक कृदंत प्रत्यय कहते हैं। क्रिया से बन रहा है इसलिए भाववाचक कृदंत प्रत्यय कहलाएगा। तो ये बात भी आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी, किसी प्रकार की कोई कंफ्यूजन नहीं होगी। तो ये कौन सा भेद हो गया, कर्तृवाचक, कर्मवाचक, करणवाचक, भाववाचक। अब अगला जो भेद है वो कौन सा होगा, इसका भी ध्यान रखेंगे, क्रियाबोधक। अगला कौन सा भेद है इसका, पांचवा। और पांचवा भेद कौन सा होता है, क्रियाबोधक। क्रियाबोधक कृदंत प्रत्यय। क्रियाबोधक कृदंत प्रत्यय। अब क्रियाबोधक कृदंत प्रत्यय क्या होता है, तो देखो नाम से ही पता लग रहा होगा, क्रिया का बोधक। अर्थात जब किसी क्रिया या मूल धातु के साथ प्रत्यय का प्रयोग किया जाए, वह प्रत्यय भी खुद क्रिया से ही बना हो, वह क्रियाबोधक कृदंत प्रत्यय कहलाएगा। अर्थात जो प्रत्यय होगा वह भी क्रिया से ही बन रहा होगा। जैसे यहां ता था, नी था, तो ये क्रिया से थोड़ी बन रहे थे, लेकिन यहां प्रत्यय भी, जैसे हुआ, हुई, हुए, तो हुआ, हुई, हुए, ये क्रियाबोधक कृदंत प्रत्यय में माने जाते हैं। तो इसका ध्यान रखना है, इससे बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना, बहुत सरल होता है। तो मैं इसमें समझा रहा हूं, लिख रहा हूं, ध्यान रखना। देखो जब किसी क्रिया के साथ या क्रिया या मूल धातु के साथ, परिभाषा बहुत ही सरल रूप में लिखाई है मैंने, जिससे कि आपको आसानी से समझ में आ जाए। जब किसी क्रिया या मूल धातु के साथ प्रत्यय का प्रयोग किया जाए, प्रत्यय का प्रयोग किया जाए, प्रत्यय का प्रयोग किया जाए और वह प्रत्यय भी क्रिया का बोधक हो, और वह प्रत्यय भी क्रिया का बोधक हो। क्रियाबोधक कृदंत प्रत्यय कहलाता है। क्रियाबोधक कृदंत प्रत्यय कहलाता है। तो यहां जो कहा जा रहा है, जो मुख्य बात है वो क्या है, कि जब किसी क्रिया या मूल धातु के साथ किसका प्रयोग करें, प्रत्यय का, और वह प्रत्यय भी किससे बना हो, किसका बोध करा रहा हो, क्रिया के अर्थ का ही बोध करा रहा हो, तो उसे क्रियाबोधक कृदंत प्रत्यय कहते हैं। कैसे, ध्यान से समझना। जैसे मैंने यहां लिख दिया, चलता
धन हुआ। अब चलता धन हुआ, इसमें हुआ क्या है? प्रत्यय, तो क्या बना? चलता हुआ। वैसे ही पढ़ता धन हुआ, क्या बना? पढ़ता हुआ। पढ़ता धन हुआ, मिला के लिखा तो क्या बना? पढ़ता हुआ। तो इसमें पढ़ना क्या था? क्रिया। हुआ क्या है? इसमें प्रत्यय, मिला के लिखा तो क्या बना? पढ़ता हुआ। चलना क्या है? क्रिया। प्रत्यय क्या जोड़ा? हुआ, मिला के लिखा तो क्या बना? चलता हुआ। तो यहां पर हुआ क्या है? प्रत्यय है। यहां पर भी हुआ क्या है? प्रत्यय है। तो चलता हुआ, पढ़ता हुआ। इसी प्रकार मैंने लिखा चलती धन हुई, मिला के लिखा तो क्या बना? चलती हुई। तो जो प्रत्यय है वो भी किससे बन रहा है? होना क्रिया से। तो ये क्या हो गया? चलती हुई। वैसे ही पढ़ते धन हुई, तो यहां लिख दिया पढ़ती धन हुई, मिला के लिखा तो क्या बना? पढ़ती हुई। मिला के लिखा तो क्या बना? पढ़ती हुई। तो यहां पर हुई क्या आ रहा है? प्रत्यय आ रहा है। यहां क्या है? हुई प्रत्यय, और यहां भी हुई क्या है? प्रत्यय। जैसे ये आया वैसे ही हुए आ जाएगा बहुवचन के रूप में। तो जैसे हंसता या हंसते धन हुए, मिला के लिखा तो क्या बना? हंसते हुए। तो हुए ये प्रत्यय है, हंसते हुए। इसी प्रकार खाता खाते धन हुए, मिला के लिखा तो क्या बना? खाते हुए। तो ये तो बहुत आसान है, इसमें आपको ऐसा कुछ भी समझने का नहीं है। बस ध्यान रखना है जो प्रत्यय है वो खुद क्रिया से बना हुआ है, इसलिए इसको क्या कहा जाता है? क्रियाबोधक कृदंत प्रत्यय। तो इसमें क्या समझ में आया कि जब किसी क्रिया या मूल धातु के साथ प्रत्यय का प्रयोग किया जाए और वह प्रत्यय भी क्रिया का बोधक हो, क्रियाबोधक कृदंत प्रत्यय कहलाता है। तो यहां पर हुआ, हुई, हुए, ये सब किससे मिलके बन रहे हैं? क्रिया से ही बन रहे हैं और क्रिया के साथ ही जुड़ रहे हैं, इसीलिए इसका नाम पड़ा क्रियाबोधक कृदंत प्रत्यय। समझ में आ गया होगा। तो ये हुआ कृदंत प्रत्यय। तो कृदंत प्रत्यय क्या होता है? जब किसी क्रिया या मूल धातु के साथ प्रत्यय का प्रयोग किया जाए और जिस यौगिक शब्द का निर्माण होगा वह कृदंत प्रत्यय कहलाएगा। तो कृदंत प्रत्यय के हमने भेद पढ़ लिए, 5 भेद होते हैं। अब परीक्षा में प्रश्न कैसे आता है तो मैं ये भी आपको बताता हूं, ध्यान देना। मैं पहले कह चुका था परीक्षा में प्रश्न कैसे पूछे जाते हैं, इस पर चर्चा मैं साथ के साथ जरूर करूंगा प्रत्येक टॉपिक में। देखो मैंने एक प्रश्न लिखा, प्रश्न किस प्रकार से पूछे जा सकते हैं इसमें वो भी समझ लो। निम्नलिखित में से कृदंत प्रत्यय का उदाहरण नहीं है। निम्नलिखित में से कृदंत प्रत्यय का उदाहरण नहीं है। विकल्प समझना, पहला लिख दिया मिलावट, दूसरा लिख दिया थकावट, तीसरा लिख दिया थकावट, मिलावट, मुस्कुराहट, और चौथा लिख दिया
अपनाहट, अपनापन समझ लेना, ऐसे समझ लो, अपनापन। अब इसमें देखिए प्रश्न कैसे पूछा जाएगा, कितनी तरह से, कई तरह से प्रश्न बन सकता है। या तो ऐसे दे देगा कि निम्नलिखित में से कृदंत प्रत्यय का उदाहरण नहीं है, या ऐसे पूछ लेगा निम्नलिखित में से कृदंत प्रत्यय का उदाहरण है, निम्नलिखित में से तद्धित प्रत्यय का उदाहरण नहीं है, निम्नलिखित में से तद्धित पद प्रत्यय का उदाहरण है। तो इसमें इसकी जगह ऐसे भी दे सकता था कि निम्नलिखित में से कृदंत की जगह ऐसे लिख सकता था कि तद्धित प्रत्यय का उदाहरण है। तो यहां कृदंत की जगह ऐसे लिख सकता है कि तद्धित प्रत्यय का उदाहरण है। दोनों तरीके से पूछ ले, मतलब एक ही है। ऐसे पूछ रहा है कि कृदंत प्रत्यय का उदाहरण नहीं है, इसका मतलब तद्धित प्रत्यय का है। तद्धित प्रत्यय का उदाहरण है, इसका मतलब कृदंत प्रत्यय का नहीं है। अब देखो इसमें मिलावट क्या है, मिलना क्या है, क्रिया। मिलना क्रिया है, इसमें प्रत्यय क्या जोड़ दिया, आवट, क्या बना, मिलावट। थकना क्या है, क्रिया है, और थकना क्रिया में क्या जोड़ दिया, आवट, क्या बना, थकावट। मुस्कुराना क्या है, क्रिया है, मुस्कुराना क्या है, क्रिया है, प्रत्यय क्या जोड़ दिया इसमें, आहट, मुस्कुराहट। अपना क्या है, सर्वनाम है, प्रत्यय क्या जोड़ दिया, अपन, क्या बना, अपनापन। तो किसी संज्ञा, सर्वनाम या विशेषण के साथ प्रत्यय का प्रयोग करने से जिस यौगिक शब्द का निर्माण होगा वह तद्धित प्रत्यय होगा। तो यह अपनापन क्या है, भाव है, तो ये भाववाचक तद्धित प्रत्यय का उदाहरण है। और यहां पूछ रहा है कि तद्धित प्रत्यय का उदाहरण है, तो ये अपनापन तद्धित प्रत्यय का है। इस प्रकार से प्रश्न पूछ सकता है। किसी भी प्रकार से प्रश्न पूछ ले, किसी भी प्रकार से प्रश्न को घुमा दे, आपको परेशान नहीं होना है। एक तो इस प्रकार से प्रश्न पूछे जा सकता है, और दूसरा प्रश्न कैसे पूछा जा सकता है, ध्यान देना। निम्नलिखित में से भाववाचक कृदंत प्रत्यय का, क्योंकि अभी कृदंत ही पढ़ा है इसलिए सिर्फ कृदंत पे बात कर रहे हैं, तद्धित पढ़ लेंगे फिर उसकी बात करेंगे। कृदंत प्रत्यय का उदाहरण नहीं है, निम्नलिखित में से कृदंत, भाववाचक कृदंत प्रत्यय का उदाहरण नहीं है। अब देखो समझना, जैसे मैंने विकल्प लिखा, मेल, झगड़ा, चुनाव, ईर्ष्यालु। ईर्ष्यालु, अब यहां दो तरह का प्रश्न बन गया है। एक तो ऐसे भी बन गया कि ये कृदंत नहीं तद्धित का है, तो ऐसे भी बना सकते हैं, तद्धित है बना सकते हैं, कृदंत नहीं है बना सकते हैं, या भाववाचक कृदंत प्रत्यय है, इस प्रकार से बना सकते हैं। और इसको थोड़ा सा समझने के लिए इसको सिर्फ ईर्ष्या ही लिख देते हैं, ईर्ष्या। अब देखिए इसमें समझना, मिलना क्या है, क्रिया है, और इसमें ए प्रत्यय जोड़ दिया तो मिलना से बना मेल। झगड़ना क्रिया है, प्रत्यय क्या जोड़ दिया, आ, झगड़ा। चुनना क्रिया है, प्रत्यय क्या जोड़ दिया, आप, चुनाव। और ईर्ष्या, ईर्ष्या क्या है, भाव है, ये भाववाचक तद्धित प्रत्यय है। ईर्ष्यालु, दयालु, दयालु, ईर्ष्यालु, ये क्या है, भाव है, लेकिन किससे बन रहे हैं,
ईर्ष्यालु और दयालु भाव नहीं, कर्तृवाचक है, लेकिन कर्तृवाचक तद्धित प्रत्यय है, क्योंकि ईर्ष्या और दया ये भाववाचक संज्ञा से बने हुए हैं, संज्ञा से बने तो तद्धित है। तो ईर्ष्यालु लिख दूं मैं यहां पर भले तो भी क्या है, वही अर्थ निकलेगा, लेकिन बोध हो जाएगा कर्तृवाचक का। तो यहां पर ईर्ष्या भाव से बना है, तो इस प्रकार आपको ध्यान रखना है, कंफ्यूजन बिल्कुल भी नहीं करनी है। किसी भी प्रकार से आपको प्रश्न घुमा के पूछ ले, सबसे पहले आप क्रिया को उससे अलग करना, या फिर कोई संज्ञा सर्वनाम या विशेषण होगा या कोई क्रिया होगी। यदि क्रिया से बन रहा है तो कृदंत होगा, और अगर किससे बन रहा है, संज्ञा सर्वनाम या विशेषण से, तो तद्धित होगा। अब भाव का बोध कैसे हो रहा है कि मिलना क्रिया से मेल भाव है, झगड़ा भी भाव है, चुनाव भी भाव है, तो ये भाव का बोध कर रहे हैं, इसलिए भाववाचक होंगे। तो यहां तक समझ आ गया होगा, किसी तरह की कोई कंफ्यूजन नहीं होगी, तो इनका विशेष ध्यान रखना। इसके आगे की जो बात है हम अगली कक्षा में करेंगे। तो आज के लिए इतना ही काफी है। सभी भाई बहनों को नमस्कार, धन्यवाद।